हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, खैरियत से हैं। जैसे कि आपको टाइटल दिख रहा है, फिज़िक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर भी 12 है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हम शुरू कर रहे हैं और ये हमारा एंट्री टेस्ट स्पेशल जो है वो एपिसोड होगा। इसमें हम 5-5 MCQs डेली किया करेंगे और डेली का मतलब एक वीडियो में, एक दिन में एक से ज़्यादा वीडियोस भी आ सकती हैं। आपको उन सारी वीडियोस को देखना पड़ेगा और यहाँ पे हम फुल डिटेल में आंसर्स भी देंगे। तो शुरू करते हैं। हम आसान से शुरू करेंगे और फिर उनको कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट और फिर मोर डिफ़िकल्ट की तरफ लेके चलेंगे। तो शुरू करते हैं MCQs नंबर 1 से। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस इज़ नाउन एज। इलेक्ट्रिक चार्ज को जब आप उसकी रेस्ट पोजीशन में स्टडी करते हो अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस, तो इस स्टडी को आप क्या नाम देते हो? इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है जी, द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। नेक्स्ट MCQs. The first measurement of the force between two charges was made in 1784 AD by। जो सबसे पहली मेजरमेंट थी दो चार्जेस के बीच में वो 1784 में की गई थी और ये मेजरमेंट किस शख्स ने, किस साइंसदान ने की थी? ऑप्शंस हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन, माइकल फैराडे, चार्ल्स कूलम्ब, कार्ल फ्रेडरिच गॉस। तो करेक्ट आंसर सब लोगों को पता है कि एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर थे जिनका नाम चार्ल्स कूलम्ब था, जिन्होंने सबसे पहली मेजरमेंट, सक्सेसफुल मेजरमेंट कह लें या आप कह लें कि जो फर्स्ट कैलकुलेशन के लिए जो फार्मूला था जिसको कूलम्स लॉ भी कहते हैं, K/Q1 Q2 ओवर R², ये हमें दिया। और अगर इसकी वेक्टर फॉर्म आप देखें तो यहाँ यूनिट वेक्टर आर भी आएगी इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर टू चार्ज्ड पार्टिकल्स हैविंग वैक्यूम बिटवीन देम इज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, जिसको कूलम्स लॉ भी कहते हैं, दो ऐसे चार्ज पार्टिकल्स के लिए जिनके बीच में वैक्यूम हो, वो फार्मूला क्या है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। अगर आप चाहें तो वीडियो को रोक करके देख सकते हैं कि इनमें से कौन सी ऑप्शन सही है। हो सकता है बज़ाहिर आपको लग रही हो, मैं इन चारों का ऑप्शंस को पढ़ूंगा नहीं, आप इसको खुद देखिएगा। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि ऑप्शन ए करेक्ट है, जबकि ऐसा नहीं है, ये इनकरेक्ट है। क्योंकि इस असल में जो फार्मूला है वो ये है कि F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 ओवर R², 7 यूनिट वेक्टर R आएगा। अब आप जानते हैं कि यूनिट वेक्टर R जो है ये बराबर होता है वेक्टर R बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो जब आप इसको यहाँ इसकी जगह रखते हैं तो पहले यहाँ R² है और ये इसके साथ मिल करके R³ हो जाएगा। तो देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 ओवर R² वेक्टर R डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो इस तरह से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 ओवर R³ बन जाएगा और साथ वेक्टर R आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी दो हालतें ज़्यादा अप्रोप्रिएट हैं, एक ये और एक ये, दोनों में आप आंसर दे सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि अच्छा, इसके एतबार से तो शायद ऑप्शन बी भी करेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पर एप्सिलॉन R है जो कि रिलेटिव परमिटिविटी है, और ऑप्शन सी इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें दोनों हैं, और ये जो एप्सिलॉन R है ये मटेरियल को रिप्रेजेंट करता है, जबकि यहाँ पे हम वैक्यूम को देख रहे हैं। और इस तरह से फिर ऑप्शन डी करेक्ट बनती है, ABC नहीं बल्कि डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डबल्ड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन दैम विल बी। अगर दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसको डबल कर दिया जाए तो उनके बीच की जो फोर्स होगी उस पर क्या असर पड़ेगा? ऑप्शन ए, इंक्रीज 2 टाइम्स 2 दफ़ा बढ़ जाती है। ऑप्शन बी, इंक्रीज 4 टाइम्स 4 दफ़ा बढ़ जाती है। ऑप्शन सी, बिकम्स हाफ, आधी रह जाती है। ऑप्शन डी, डिक्रीज 4 टाइम्स, 4 गुना कम हो जाती है। तो भी देखें, फोर्स का जो डिस्टेंस के साथ रिलेशनशिप है वो कुछ इस तरह से है, F = 1/d²। बाकी चीज़ों को नहीं हम देख रहे, हम सिर्फ डिस्टेंस के साथ उसकी रिलेशनशिप को देख रहे हैं। और अगर हम इसको ऐसे कर लेते हैं, F' यानी बाद वाली फोर्स = 1 डिस्टेंस को डबल कर दिया यानी 2d², और इसको खोला, ये बन जाएगा 1/4d²। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/4, ठीक है, और 1/d²। ये जो 1/d² है इसकी जगह मैं वापस F रख सकता हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि F' = 1/4 × F, यानी 4 टाइम्स कम हो जाएगी। That means option B is correct. Next, question number 5.
इफ़ द डाइलेक्ट्रिक दैट मीन्स इंसुलेटिंग मीडियम इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स द फोर्स बिटवीन दैम। अब अगर दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो इसकी वजह से इनके बीच में जो फोर्स है उस पर क्या असर पड़ेगा। ऑप्शन ए ऑलवेज डिक्रीजेस, हमेशा कम होती है। ऑप्शन बी समटाइम्स डिक्रीजेस, बाद दफ़ा कभी कभार कम होती है, हमेशा नहीं। ऑप्शन सी बिकम ज़ीरो, ज़ीरो हो जाती है। ऑप्शन डी मे इंक्रीज और डिक्रीज, कम भी हो सकती है ज़्यादा भी हो सकती है। तो भाई ऐसा है कि ये जो फोर्स है कूलम्स लॉ का अगर हम देखते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो है, लेकिन जब हम कोई मटेरियल इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उसकी वैल्यू साथ एप्सिलॉन के साथ एप्सिलॉन और आती है, बाकी है Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। और अगर आप इसका रिलेशनशिप देखते हैं फोर्स के साथ तो ये इन्वर्स रिलेशनशिप बन रहा है। और मास बाय वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन और की वैल्यू 1 है और एयर के लिए इसकी वैल्यू है 1.0006। तो बाकी सब मटेरियल की इसकी वैल्यू के लिए इसकी जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा ही होगी। दैट मीन्स कि जब ये वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी एप्सिलॉन और फोर्स के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से फोर्स को हमेशा कम करेगा। जी हाँ, हमेशा कम करेगा। तो इसलिए फिर ऑप्शन ए करेक्ट मानी जाएगी। ये 5 MCQs हमने किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले 5 MCQs जो है वो अपलोड करूँगा जो कि 6 से शुरू होंगे, MCQ नंबर 6 to 10। ठीक है, गुड बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।